ब्राह्मण होकर मनुवाद को गलत कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल कहूँगा हाँ। कि जो धर्म, जो संप्रदाय, जो संस्कृति ये बता दे कि ये भाई अगर दलित हैं, अगर ये मेरे कुएं से पानी पी लेते हैं तो इनकी हत्या कर देनी चाहिए। अगर ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति अगर मेरे हनुमान जी के मंदिर में घुस जाता है, ये दलित, तो इसकी हत्या कर देनी चाहिए। मैं समझता हूँ और ऐसे ब्राह्मण होने पर मुझे शर्म आती है। नमस्कार, तो जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। और इस वक्त मेरे साथ अतुल त्रिपाठी हैं, जो एक जाना माना चेहरा है। लगातार एक लंबे समय से जितने भी सामाजिक परिवेश और सामाजिक मुद्दे होते हैं उन पर लगातार अपनी बात रखते रहते हैं और समाज में जिस तरीके की भी व्यवस्था होती है उस पर भी निष्पक्ष होकर अपनी आवाज़ बुलंद तौर पर रखते हैं। तो सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है अतुल। और जो सवाल है आज का हमारा वो ये है कि जिस तरीके से राजस्थान में एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही हैं, जैसे कि अभी हमने हाल ही में इंद्र मेघवाल का मामला देखा और उसके बाद उसके गांव में एक और परिवार को जिस तरीके से डराया धमकाया जा रहा है गांव छोड़कर जाने के लिए। और सबसे ज़्यादा बुरी बात ये कि उस घटना के बाद उस बच्चे को न्याय दिलाने के लिए एक तरफ लोग जद्दोजहद कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक और तबका है जो ये साबित करना चाहता है कि ऐसा कुछ है ही नहीं, उस गाँव में जातिवाद जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, स्कूल में मटका था ही नहीं, जो कि बाद में साफ हो रहा है कि मटका था, उसे हटाया गया और नल लगवाया गया। इन सब मुद्दों को देखते हुए आपको क्या लगता है कि समाज जो है वो किस ओर जा रहा है? देखिए, आज ये बहुत दुख और पीड़ा का विषय है और मेरे जैसे व्यक्ति के लिए जो लगातार आज देश में इन कुरीतियों के खिलाफ लड़ रहा है, और न केवल राजस्थान, अभी आप देखिए कानपुर में जिस तरीके से एक दलित बहन को उसका बलात्कार किया गया, उसको जिंदा जला दिया गया, इसी तरीके से उन्नाव में फिर से एक 5 साल की बच्ची के साथ जघन्यता की गई और उसके शरीर को जला दिया गया। इंद्र मेघवाल को आपने देखा ही। ये सोचने का विषय है कि आज आज़ादी के 75वें साल में ये देश प्रवेश कर गया है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से सामाजिक न्याय को ख़त्म किया जा रहा है, एक तरीके से एक ऐसे अंधकार में ढकेला जा रहा है जहाँ पे मैं समझता हूँ कि दलित होना, फिर से दलित होना, पिछड़ा होना इस देश में पाप होता चला जा रहा है। और मुझे डर लग रहा है कि फिर से कहीं ना कहीं वो समय ना आ जाए जब दलितों पर सिर्फ उनकी परछाई पड़ जाने पर दलितों की हत्या कर दी जाती है। और आज जिस तरीके से इंद्र मेघवाल को सिर्फ पानी पीने के लिए, पानी भर पीने के लिए, आप समझ सकती हैं कि जातिवाद का संकीर्ण जहर कैसे इस समाज की सोच में, इसके दिलो दिमाग में इस कदर हावी हो गया है कि कैसे इंसान जो है वहशी दरिंदा बन जाता है, जानवर बन जाता है, और ये सिर्फ धर्म के नाम पर। मैं समझता हूँ, मुझे शर्म आती है ऐसे हिंदू धर्म पर और ऐसे मनुवादियों पर जो हर बीतते दिन के साथ इंसानियत का गला घोट रहे हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जब मैं आपको ये इंटरव्यू दे रहा हूँ, हर तीसरे मिनट इस देश में महिलाओं के साथ बलात्कार होता है। हर तीसरे मिनट एक बहन की इज्जत आबरू लूटी जाती है। और आपको हैरानी होगी कि इनमें सबसे ज़्यादा अगर संख्या किसी की है तो 70% दलित महिलाओं की है, पिछड़े महिलाओं की है, जिनके साथ जघन्यता की जाती है, बर्बरता की जाती है। आज हमें ये प्रश्न पूछना पड़ेगा कि क्या हम अंबेडकर के सपनों का भारत बना रहे हैं? क्या हम गांधी जी के सपनों का भारत बना रहे हैं? आज आज़ादी के 75वें वर्ष में हम प्रवेश कर चुके हैं। प्रधानमंत्री जी लाल किले के प्राचीर से इतिहास का सबसे लंबा भाषण, 83 मिनट का भाषण देते हैं, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के, महिलाओं की इज्जत को लेकर चिंता करते हैं। लेकिन उसी 15 अगस्त के दिन दिल्ली से 900 किलोमीटर दूर गुजरात में भारत माता की बेटी के साथ अन्याय होता है, बिल्किस बानो के साथ अन्याय होता है, और उस पर प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कहते हैं। उल्टे बलात्कारियों को, जिन्होंने 5 महीने की हिंदुस्तान की बेटी बिल्किस बानो की इज्जत लूटी, उसके 3 साल की
छोटी बच्ची को मौत के घाट उतार दिया और यही तक वो नहीं थमे, 7 लोगों को, बिल्किस बानो के 7 परिवार के 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। उन वहशी दरिंदों को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। उन वहशी दरिंदों को फूल माला और लड्डू खिलाया जाता है। मुझे शर्म आती है आजादी के इस 75वें वर्ष में प्रवेश करने पर और प्रधानमंत्री के खोखले भाषण देने पे। एक तरफ वो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, दूसरी तरफ उनकी सरकार बलात्कारियों को लड्डू खिलाती है, बाइज्जत बरी करती है। मुझे लगता है इससे बड़ी शर्म की बात इस देश के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। आपको क्या लगता है, क्या कारण है कि इस तरीके की जो मानसिकता है वो लोगों में लगातार पनप रही है? चाहे वो शिक्षक है, उसके अंदर ऐसी कौन सी कुंठा रही होगी जिसके कारण उसने 9 साल के एक बच्चे को सिर्फ पानी पीने के लिए मार दिया? और एक और चीज़, जब आप जैसा एक सोशल एक्टिविस्ट जो समाज के इन तमाम मुद्दों पर बात करता है और उसके मुंह से भी जब हिंदुस्तान जैसा शब्द निकलता है, ये क्या वजह है कि ये सबके जो एक आइडियोलॉजी बन चुकी है, जब भी हम भारत के बारे में बात करते हैं तो हम पहले हिंदुस्तान को ही तवज्जो देते हैं, ऐसा क्यों है? देखिए, ये जो देश है ये बहुत से फूलों से बना हुआ एक गुलदस्ता है। आज हम इस गुलदस्ते को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो हजारों रंग की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन हजारों भाषाओं को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन हजारों संस्कृति सभ्यताओं को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसमें जब हम हिंदुस्तान कहते हैं तो ये उर्दू का एक शब्द है और आप इस शब्द से गंगा जमुनी तहजीब झलकती है। इस शब्द से हमें हर मजहब को जोड़ा जाता है इस शब्द से, इसलिए इस शब्द की प्रामाणिकता इस अंधकार में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हमें नाम से कोई वो नहीं है। अगर भारत भी हम कहते हैं तो उतना ही प्यार है जितना हम हिंदुस्तान कहते हैं, उतना प्यार है। कि हम बात कर रहे हैं जातिवाद के लिए, यहाँ हम न्याय की बात करेंगे तो हम संविधान का सहारा लेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को आधार बनाएंगे। और यहाँ जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ भारत या इंडिया जैसे शब्द दिए गए हैं। तो बार बार हिंदुस्तान का प्रयोग करके कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि हम कॉन्स्टिट्यूशन से अलग जा रहे हैं? आप जब बात कर रहे हैं इंद्र मेघवाल के लिए न्याय की, तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन को आधार बनाना है जहां जातिवाद को खत्म करने के सारे प्रावधान दिए गए हैं। और ऐसे में जब हम बात करते हैं तो हमें भारत शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए शब्द भावना, ये देश जो है भावनाओं पे चलता है। सारा खेल यहाँ शब्दों का है। शब्दों का खेल तो ये कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, भारत कह लीजिए तो क्या भारत कह लिया, मैं कहूँ कि मैं इंडिया कह रहा हूँ तो क्या मेरे लिए प्यार कम हो जाएगा? ये बेफजूल की बातें हैं, ये जनता को गुमराह करने और भटकाने वाली बातें हैं कि अगर मैं इंडियन कहूँ तो मैं भारतीय कहूँ और हिंदुस्तानी कहूँ और गंगा जमुना में रहने वाला कहूँ तो बढ़ जाऊँगा। इसी की तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और रही बात, आपने कहा कि सामाजिक न्याय को किस तरीके से ख़त्म किया जा रहा है, तो आप देखिए कि किस तरीके से संविधान की जो मूल भावना है उसको हर दिन कैसे तार तार किया जा रहा है। इसका उदाहरण मैं आपको निगमीकरण से दूंगा और आपको जान करके हैरानी होगी कि सामाजिक न्याय पर जो सबसे बड़ा कुठाराघात है, सबसे बड़ा हमला है, वो निगमीकरण है, प्राइवेटाइजेशन है। और सरकार जानती है कि आरक्षण को डायरेक्ट ये ख़त्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये आरक्षण को छू भी दिए और आरक्षण की अगर बात भी इन्होंने कर दी तो ये हिंदुस्तान की राजनीति से ख़त्म हो जाएंगे, भारत की राजनीति से ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए इनका जो दोहरा चेहरा है, तरीका इन्होंने बदल दिया है सामाजिक न्याय को ख़त्म करने के लिए, और वो तरीका है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन मतलब आरक्षण खत्म। प्राइवेटाइजेशन इज इक्वल टू आरक्षण खत्म, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन से सरकारी संस्थाओं में ही आरक्षण होता है, सरकारी प्रवेश परीक्षाओं में यूनिवर्सिटीज में ही आरक्षण होता है, प्राइवेट कंपनीज में आरक्षण नहीं होता है। अंबानी अडानी के जो है संस्थाओं में आरक्षण नहीं होता है। इसलिए ये सरकार जानबूझ करके देश की संस्थाओं को प्राइवेटाइज कर रही है, जिससे कि दलित शोषित जो है उन संस्थाओं में ना पहुंच पाए, और फिर से जो लाखों करोड़ इस देश के आदिवासी हैं, दलित हैं, दबे कुचले हैं, वो विकास की इस महायात्रा में
पीछे रह जाएं। वो वहाँ तक तो तब पहुँचेंगे ना जब उन्हें अपने गाँव और कस्बों से सही सलामत आगे बढ़ने दिया जाएगा। अब जैसे इंद्र मेघवाल की हम बात कर रहे हैं, तो इंद्र मेघवाल की जब जिस तरीके से उसको मारा गया और उसके बाद उसकी जान चली गई, उसके बाद ये साबित करने के लिए कि उसके शिक्षक ने उसे नहीं मारा, गांव की 36 बिरादरी के लोग वो रैली निकाल रहे हैं, वो पंचायत बिठा रहे हैं और आपस में ये फैसला कर रहे हैं कि शिक्षक जो है वो दोषी नहीं है। वहाँ बैठ के एसडीएम तालियां बजा रहे हैं उनके इस फैसले पर। तो समाज तो इन चीज़ों में उलझा हुआ है। ये समाज चाहे प्राइवेटाइजेशन हो, चाहे विकास की जिस यात्रा की आप बात कर रहे हैं, इसमें ये समाज कहाँ आएगा? देखिए, बार बार ये सामाजिक न्याय की लड़ाई है और बार बार मैं कह रहा हूँ, जब हजारों साल से एक तबके को पिछड़ा जानबूझकर उस समय मनुवादियों ने पीछे किया, उसके बाद से मुगलों का शासन आया, उसमें दलित समाज पीछे हुआ, उसके बाद से इसमें जो है अंग्रेज़ों का शासन आया, उसमें भी दलितों का गुलाम किया जाए। और अब 75 सालों से हम सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे और कहीं हद तक हम इसमें जीत भी हासिल किए। आपने देखा किस तरीके से मायावती जी जो एक महिला सशक्तिकरण का एम्बलम बनी और किस तरीके से एक नज़ीर पेश की हिंदुस्तान की राजनीति में कि एक दलित महिला किस तरीके से नेतृत्व कर सकती है और आगे खड़े होकर के नेतृत्व कर सकती है। और इसी तरीके से बहुत से संस्थाओं में भी आपने देखा कि एक तरीके से छुआछूत हम बहुत हद तक कम कर पाए। लगातार देश अभी इन सामाजिक कुरीतियों से आगे निकल ही रहा था कि 2014 में ऐसी शक्तियां इस देश में प्रबल रूप से सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर बैठी जो पूर्ण रूप से मनुवादी हैं, जो पूर्ण रूप से ऐसे संगठन से आती हैं, आरएसएस जैसे संगठन से आती हैं, जिन्हें हिंदुस्तान की सरकार ने, कालांतर में हिंदुस्तान की सरकार ने बैन कर दिया था। आरएसएस को ये माना जाता था कि ये ऐसा संस्थान है जो समाज में नफरत फैलाता है, जो समाज में जातिवाद फैलाता है, और इसलिए उस समय की सरकारों ने आरएसएस को बैन कर दिया था और पूर्ण रूप से बैन कर दिया था। जब वो जातिवादी संस्था, वो मनुवादी लोग 2014 में लोकतांत्रिक माध्यम से लोकतंत्र को ढाल बना करके लोकतंत्र में प्रवेश करते हैं, तब इस देश के सामाजिक न्याय पर सबसे बड़ा कुठाराघात होता है, सबसे बड़ा हमला होता है। और आप अभी तो एक इस वहाँ पे राजस्थान की इंद्र मेघवाल की बात कर रही हैं। हर रोज देश में एक इंद्र मेघवाल के साथ अन्याय होता है, एक दलित को पीटा जाता है, एक दलित को मारा जाता है, एक दलित को सिर्फ और सिर्फ उसके नाम के पीछे चमार, भंगी, दुसाध, गौड़ होने की वजह से उसके साथ अन्याय होता है। सच बताऊं तो बहन दिल रोता है और मैं तो थक चुका हूं इस लड़ाई को लड़ते लड़ते। तो जिस मनुवाद को आप कोस रहे हैं, ब्राह्मण होकर आप मनुवाद को कोस रहे हैं, हाँ। उस मनुवाद को हमारे जजेस जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं वो कहते हैं, उनमें से एक महिला जज ये बयान देती है कि मनुवाद की वजह से जो महिलाएं हैं उनको सम्मान मिलता है। इस मानसिकता के साथ हमारे सुप्रीम कोर्ट में एक महिला जज बयान देती हैं इस तरीके के। आप देखिए, आज कोलिजियम सिस्टम पे हम बात कर ले, क्योंकि जब आप न्याय व्यवस्था की बात करती हैं तो सबसे बड़ा जो ये है, कोलिजियम सिस्टम पे हम नहीं जाते हैं। मैं ये कह रही हूँ कि आप ब्राह्मण होकर मनुवाद को गलत कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल कहूँगा। हाँ, मनुवाद इसलिए गलत है, आप मेरी बहन आप ये मुझे बताइए कि जो धर्म, जो संप्रदाय, जो संस्कृति ये बता दे कि ये भाई अगर दलित हैं और इनकी परछाई मेरे ऊपर पड़ जाती है तो इनकी हत्या कर देनी चाहिए, अगर ये मेरे कुएं से पानी पी लेते हैं तो इनकी हत्या कर देनी चाहिए, अगर ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति अगर मेरे हनुमान जी के मंदिर में घुस जाता है ये दलित, तो इसकी हत्या कर देनी चाहिए। मैं समझता हूँ और ऐसे ब्राह्मण होने पर मुझे शर्म आती है कि मैं इंसान नहीं बन रहा हूँ, मैं मनुवाद के जहर में एक राक्षस बन रहा हूँ, एक दरिंदा बन रहा हूँ जो इंसानियत की हर दिन गला घोट रहा है। इसलिए ये मेरे लिए कतई ब्राह्मण होना गर्व की बात नहीं है, क्योंकि अगर ब्राह्मण होना इस तरीके का दमन और अत्याचार है तो मुझे शर्म आती है ऐसे ब्राह्मण होने पर। और आप भी, मैं आपको इस टीवी के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आप भी एक सवर्ण समाज से आती हैं और जिस प्रखर तरीके से आप दलित समाज की लड़ाई लड़ रही हैं बहन,
आपसे प्रेरित होके, और आप जैसे, यकीन मानिए दिल से मैं ये बात कह रहा हूँ, आप जैसे सवर्ण समाज के लोग जो दलितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे जैसे जो लोग दलितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, यही एक उम्मीद है, इस अंधकार में यही एक उम्मीद है। और इंद्र मेघवाल की बात करते हैं, आज वहाँ पर सरकार में कौन है? कांग्रेस पार्टी वहाँ पे सरकार में है। तो आज अगर सबसे ज़्यादा सवाल पूछने की ज़रूरत है तो कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछने की ज़रूरत है। राजस्थान की कांग्रेस पार्टी से ये सवाल पूछने की ज़रूरत है कि अगर राहुल गांधी जी कहते हैं कि वो दलितों के हम रहनुमा हैं, वो कहते हैं कि वो दलितों के सबसे बड़े नेता हैं, तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी इंद्र मेघवाल की परिवार से क्यों नहीं मिलते हैं? क्यों नहीं प्रियंका गांधी इंद्र मेघवाल के परिवार से जाकर मिलती हैं? कहीं ना कहीं ये कांग्रेस का दोहरा चेहरा दिखाता है कि ये जब उत्तर प्रदेश में दलितों पर अत्याचार होता है तो बहन प्रियंका गांधी पहुंच जाती हैं, राहुल गांधी ट्वीट करते हैं, लेकिन जब राजस्थान में क्या संवेदना भी नहीं जता सकते हैं? तो सवाल पूछा जाएगा। और इस बार राजस्थान की जनता ये तय करे कि कांग्रेस क्या दलितों के साथ है कि नहीं है, या ये नाटक कर रहे हैं। हमें आज दलित समाज को और दबे कुचले पिछड़े लोगों को सबसे ज्यादा अगर किसी से खतरा है तो नकली अंबेडकराइटों से है, जो अपने नाम के पीछे आजाद लगा लेते हैं, अंबेडकर लगा लेते हैं, फूले लगा लेते हैं, लेकिन जाकर के इन मनुवादियों के गोद में, बीजेपी आरएसएस के गोद में जाकर बैठ जाते हैं सत्ता की मलाई खाने के लिए। और ये निर्णय करना पड़ेगा इस देश के करोड़ों दलितों को कि अगर अब आप अपने घरों से बाहर नहीं निकले, अगर सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं लड़े, तो फिर से वो दौर आ रहा है, वो दौर फिर से आ रहा है जब आपको मजबूर किया जाएगा वही मलमूत्र उठाने को, वही गुलामी करने को, वही चंद हाथों में आपका उत्पीड़न होगा। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, तब लड़े थे गोरों से, अब लड़ना है इन अत्याचारी दमनकारी चोरों से, इन दमनकारी चोरों से। और अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे खूब लड़ाई है, अब याचना नहीं रण होगा, संघर्ष बहुत भीषण होगा। जो न्याय, सामाजिक न्याय की लड़ाई है, उस सामाजिक न्याय की लड़ाई को मजबूत करने के लिए हमें नए अंबेडकर आंदोलन, हमें नए फूले और पेरियार के आंदोलन, और सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे इस देश की कोई भी पार्टी हो, आज हमें ये उनसे जवाबदेही लेनी पड़ेगी, ये गारंटी लेनी पड़ेगी कि आप दलितों के सच में साथ खड़े हैं कि उनके साथ ढोंग कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया अतुल आपका, आपने बहुत ही बखूबी तरीके से अपनी बात रखी, और आप जैसे कुछ सवर्ण लोग जो इस तरीके से जागरूक हैं और दलित समाज का इस तरीके से मनोबल बढ़ाते हैं, वही इस देश में उम्मीद है।